हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह का समय, सनसनाती हुई हवा मौसम सुहाना कर रही थी। रोज की तरह सृष्टि तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। क्लास में एंटर करते ही उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसती है और वीरू नाम का लड़का उसके सामने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए उसे स्टाइल से प्रपोज करते हुए कहता है, प्यार करता हूँ तुमसे, हाँ कर दो, रानी बना के रखूंगा। अच्छा, वैसे इस कलयुग में किस छपरी विरासत का राजा है तू? अरे सृष्टि, बात तो समझो, अपने दिल की रानी बना के रखूंगा तुमको, मुझ पर भरोसा करो, मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ। हाँ तो भाई इलाज करवा लेना अपना। सृष्टि का ये सैवेज उत्तर सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स वीरू पर हंसने लगते हैं। तभी वो उस गुलदस्ते को जोर से जमीन पर पटक कर कहता है, तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती, पता है कॉलेज की 5 लड़कियां मुझ पे मरती है। वाह, क्या अचीवमेंट है। अवार्ड के नाम पर चप्पल पकड़ा दूं क्या हाथ में? मना करना है तो प्यार से मना कर दो। सृष्टि, मेरी हर बात का सैवेज रिप्लाई क्यों दे रही हो? सबके सामने मजाक बनाने में क्या मजा आ रहा है तुम्हें? हद है, मैं तेरी बात का जवाब दे रही हूँ और जब सबके सामने ये फूल पत्ते लेकर प्रपोज करेगा ना तो बेटा मेरे जैसी लड़की ना तुझे ऐसे ही सुनाएगी। चल साइड हो। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है। सृष्टि एक खुश मिजाज और बिंदास लड़की थी जो लोगों की बातों का सेविज स्टाइल में आंसर दिया करती थी, जिससे अक्सर लोग उसकी बातों का बुरा मान जाया करते थे। लेकिन उसने इस बात की कभी परवाह नहीं की। एक शाम वो घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त मिलती है जो उससे बातें करते हुए कहती है, मिलती ही नहीं यार तू। सही है, बड़े लोग बिजी ही रहते हैं। हाँ, इसलिए अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना अपना। ओहो, तू भी ना। अच्छा, वैसे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कसम से। एग्जाम का क्या है, वो तो यूं चले जाएंगे। अरे टेंशन तो रिजल्ट की होती है। वो तो बात की बात है। अच्छा ये बता कि एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं क्या? मैंने एग्जाम है, मुजरा नहीं। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली यार, वैसे की वैसी ही है। सैवेज सृष्टि। हाँ तो सृष्टि बदलने वाली चीज थोड़ी ना है। चल घर, बस आ गई। तभी दोनों बस में चढ़ जाती हैं। समय बीतता है। सृष्टि की शादी आशीष नाम के लड़के से हो जाती है और ससुराल में प्रवेश कर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। ससुराल में भी उसकी सास और ननद को उसका सेविज स्टाइल बड़ा अजीब लगता है। एक शाम सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सृष्टि आशीष से कहती है, आशीष जरा पानी का जग तो देना। प्यास लग रही है क्या? नहीं नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। अरे यार, अजीब ही जवाब दे रही हो। हाँ, अभी खाने बैठी हूँ। ऑब्वियसली, कितनी सीधी बात है। पानी पीने के लिए ही मांगूंगी ना, नहाने के लिए तो नहीं। पता ना कौन से संस्कार हैंगे जाके, हर बात को अजीब ही जवाब देती है बहू तो। अरे माँ, आपको पता है ना, ये सैवेज सृष्टि भाभी हैं। बिना सैवेज जवाब दे इनकी बात पूरी कहाँ होती है। सैवेज फैवेज मोहे ना पतो, मोहे तो बदतमीजी लगती है। जा सासू माँ, सामने वाला सवाल ही बेकार करेगा तो जवाब भी बेकार ही मिलेगा उसे। हाय दैया, कैसी सैवेज बहू मिल गई मोहे। इतना कहकर कुंती बुरा सा मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। कुंती को सृष्टि की बस यही आदत बुरी लगती थी कि वो बातों का जवाब कड़वे लहजे में दिया करती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी के चलते एक दिन ननद ऋतिका अपने खराब हुए हेडफोन लेकर सृष्टि के पास आती है और कहती है, भाभी देखो ना, ये हेडफोन चल ही नहीं रहे। तुम्हारी तरफ पैर नहीं है ना उसके, तो कैसे चलेंगे? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा मतलब इसमें आवाज नहीं आ रही भाभी, और लास्ट टाइम आपने ही इसे यूज किया था। यूज किया था, फ्यूज नहीं। अब क्यों आवाज नहीं आ रही ये मुझे नहीं पता। ये फालतू के जवाब नहीं, मुझे मेरा सही सलामत हेडफोन कहीं से भी ला कर दो। कहीं से भी क्या, जेब से निकाल के दो? ये तो हेडफोन खराब करने से पहले सोचना था ना। फिर वही बात, पागल वागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा दिमाग खराब है, वो भी आपकी वजह से। दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुंती वहाँ आती है और दोनों को यूं लड़ता देखकर कहती है, का है गो, क्यों मरने को हो रही हो तुम दोनों? जा घर में, शांति अच्छी ना लगती? नहीं, क्योंकि मुझे क्रांति भाती है। जा मरी सैवेज बहू, तू तो बोल ही मत।
क्यों री रितिका, काहे के मारे लड़ रही थी अपनी भाभी से? देखो ना माँ, इन्होंने मेरे नए हेडफोन खराब कर दिए और अब ये चल भी नहीं रहे। अरे यार फेंको ना कचरे में इसको, क्या एक ही बात को खींचे जा रही हो। हाउ रूड भाभी, पता भी है ये मेरे पहले हेडफोन हैं जिन्हें मैंने अपनी पॉकेट मनी से लिया था और आप कहती हैं कचरे में डाल दो उसे। कचरे में जाओ आप। इतना कहकर रितिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसी रात खाना खाने के बाद किचन का सारा काम खत्म कर वो अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखते हुए आशीष का इंतजार करने लगती है। उस रात आशीष को घर आने में देरी हो जाती है। वो करीब 12 बजे कमरे में आता है तो सृष्टि को जगह देखकर पूछता है, इतनी रात हो गई, सोई नहीं अब तक? क्या कर रही हो? सनराइज देख रही हूँ, आ जाओ तुम भी देख लो। बस तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? तुम्हारी सौतन की चाकरी कर रहा था, वहीं देर लग गई। क्या कहा? लगी ना मिर्च? सैवेज सृष्टि, ऐसे जब तुम अजीब जवाब देती हो ना तो मुझे भी मिर्ची लगती है। हो गई बकवास, खाना ले आऊँ अब? बिल्कुल, भूख के मारे मेरा पेट पिचका पड़ा है, जल्दी ले आओ खाना। लाती हूँ, फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर सृष्टि किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन सृष्टि बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रेवती उसके घर आते हुए कहती है, अरे कुंती की बहू पौधों को पानी दे रही है क्या? ना ना आंटी जी, गमले में लगे लगे पौधे बेहोश हो गए थे, पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में ला रही हूँ। ठीक है, कुंती घर पर है, खुद ही जाकर देख लो आंटी। अच्छा एक बात बता कुंती की बहू, ये बिना बात के तुम मुस्कुरा कैसे लेती है, आप जैसे लोगों की बातों को इग्नोर करके? तभी वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू की बातें सुनकर कहती है, अरे ओ सैवेज बहू रानी, तेरे पौधन को होश आ गया हो तो रसोई घर में जाकर गैस पे चढ़ी घुइयां की सब्जी में मसाला डाल दे। जी सासू माँ। और तू का दरबान बनी दरवाजे पे खड़ी है, भीतर को चल। कुंती रेवती के साथ अंदर जाती है। समय बीतता है। एक रोज सृष्टि रितिका के साथ मार्केट जा रही होती है। रितिका उससे थोड़ा आगे चल रही होती है। तभी नुक्कड़ पर खड़े 2 आवारा लड़के रितिका के कंधे पर दिख रही उसकी ब्रा स्ट्रैप को घूर रहे होते हैं और कहते हैं, देख तो जरा, उस लड़की की स्ट्रिप दिख रही है, वैसे चलते हुए कमाल लग रही है ना। कमीने तू पहन ले, तेरी भी दिखने लगेगी। ए फूलकुमारी, मुंह से अंगारे क्यों बरसा रही है? वैसे देखने में तो तू भी मस्त है, अभी तक सिंगल है क्या? नहीं, 4-5 आत्माओं का ना बुरा साया है मेरे ऊपर, जल्दी से यहाँ से कल्टी मार ले वरना एक आध तुझ पे हावी हो जाएगी। इतना कहकर सृष्टि उस लड़के के गाल पर जोरदार चटाकेदार थप्पड़ मारती है और उसका गाल सुजा देती है। दूसरा लड़का डर के मारे वहाँ से सरक लेता है। तभी रितिका पीछे मुड़कर देखती है और सृष्टि की बातें सुनने के बाद दोनों ननद भाभी मिलकर उस लड़के को खूब कूटती है। कुछ देर में जब दोनों घर पहुँचती हैं, तो रितिका कहती है, भाभी आप सैवेज के साथ कितनी बहादुर हो, क्या करारा जवाब फेंक कर मारा उस छपरी के मुंह पर। अब सैवेज सृष्टि तो है ही ऐसी। चांदनी और उसका दोस्त रवीश एक ढाबे में खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे होते हैं। तभी रवीश उससे बोलता है, चांदनी, तूने पान खाया है कभी? हाँ बहुत बार, लेकिन मुझे बस मीठा पान खाना ही अच्छा लगता है। तूने अचानक से ये क्यों पूछा? अचानक से नहीं, सामने वो पनवाड़ी की दुकान देखी तो सोचा तुझसे पूछूं, क्या बोलती है, हो जाए एक एक मीठा पान? हाँ क्यों नहीं। चांदनी के हाँ करते ही दोनों उस पान वाले की दुकान पर जाते हैं और रवीश उस पान वाले से 2 मीठे पान लगाने को कहता है। तभी चांदनी की नजर दुकान पर लटके एक छोटे से पैकेट पर जाती है जिस पर चुटकी लिखा होता है। उसे देखकर चांदनी रवीश से बोलती है, ओए रवीश, ये चुटकी क्या है, कोई खाने वाली चीज है क्या? चुटकी? अच्छा ये चुटकी, अरे ये तो माउथ फ्रेशनर है, तूने कभी ट्राई नहीं किया क्या? तू ट्राई करने की बात कर रहा है? मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है, चुटकी। कितना फनी नाम है ना यार, इसका टेस्ट कैसा होगा? अरे इतनी क्यूरियोसिटी, तो ये ले, जब तक भैया पान लगा रहे हैं तो इसे खा के ही देख ले। इतना कहकर रवीश उसे एक पैकेट फाड़ कर देता है और चांदनी उसे खाते ही बोलती है, अरे यार ये तो मीठी है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अबे घोचू, मैंने ऐसा कब कहा? ये मीठी है पर बढ़िया है। भैया आप मुझे 2-3 और दे दो। अबे ओ, माउथ फ्रेशनर है, इतने लेकर क्या करेगी तू? तेरा क्या घट रहा है, ज्यादा पैसे की थोड़ी है, 1 रुपए की तो आती है।
लेने देना। ठीक है, चिल्ला क्यों रही है इतना? इतना बोलकर वो चुटकी के 3-4 पैकेट ले लेती है और रवीश भी अपना पान ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और चांदनी उस दिन के बाद से वही चुटकी सुपारी खाने लगती है। और एक दिन वो अपने घर में बैठकर अपनी माँ रितिका के साथ टीवी देख रही होती है और अपनी पॉकेट से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ओए चंदू, ये पान मसाला खाने की आदत कहाँ से लगा ली तूने? फेंक इसे अभी के अभी। अरे माँ, ये कोई पान मसाला नहीं, चुटकी माउथ फ्रेशनर है और खाने में मीठा लगता है। मुझे तो बड़ा ही मस्त लगता है। आपको भी दूं? अकल वकल है कि नहीं? कुछ भी खाती रहती है। ये फालतू की चीजें खा खा कर ही पेट भर लेती है ना, तभी तो एक रोटी खाती है। मत खाया कर ये सब, समझी? अरे माँ चिल ना, ये गुटका वुटका थोड़ी है जिससे कोई नुकसान हो, मीठी सुपारी जैसा ही तो है बस। उसके इतना कहते ही उसकी माँ अपने सर को पकड़ लेती है, पर चांदनी कहाँ अपनी माँ की बात सुनने वाली थी। वो जब देखो चुटकी सुपारी खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी शादी अनुज नाम के एक लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने पति और सास को अपनी इस आदत के बारे में नहीं बताती और छुप छुप कर चुटकी खाया करती और उसके पैकेट को ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया करती। एक दिन उसकी सास गोमती हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे सोफे के नीचे से बहुत सारे चुटकी के रैपर मिलते हैं और वो अनुज को आवाज लगाते हुए बोलती है, अनुज, अरे ओ अनुज, इधर तो आना। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? तूने कब से ये चुटकी सुपारी खाना शुरू कर दिया? शादी से पहले तो तुझे कोई आदत नहीं थी। माँ क्यों मजाक कर रही हो? मैं ये बेकार की चीजें नहीं खाता, ना ही मुझे ऐसी कोई आदत है। देख सच बोल, वरना तेरे अलावा कौन खाएगा। और ये देख, झाड़ू लगाने पर कितने रैपर निकले हैं। सच में माँ, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अनुज के बार बार मना करने पर भी गोमती को विश्वास हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन में बोलती है, जब ऐसी चीज घर में कोई खाता ही नहीं है तो इतने सारे रैपर सोफे के नीचे कोई भूत रख कर गया है क्या? दूर खड़ी चांदनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अब वो चुटकी खाकर रैपर को इधर उधर नहीं फेंकती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी किचन में काम करते करते अपनी साड़ी के पल्लू से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, अच्छा तो तू है जो इस घर में चुटकी सुपारी का सस्ता नशा करती है। माँ जी, आप यहाँ कब आई? तभी जब तू अपनी साड़ी के पल्लू से निकालकर ये सुपारी चबाने लगी थी। अरे खाने के लिए कम चीजें है क्या घर में जो तू ये मसाला सुपारी टाइप की बेकार सी चीजें खाने लगी है? माँ जी, ये बेकार की चीज नहीं है, ये माउथ फ्रेशनर है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता और खाने में भी अच्छी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद खाकर देख लो। ये लो, मुंह खोलो। इतना कहकर चांदनी अपनी सास को अपने हाथ से चुटकी खिलाने लगती है कि तभी उसकी सास उसका हाथ झटक कर बोलती है, अरे पागल है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे सस्ते नशे करने का, तू ही ठूस इसे। इतना बोलकर वो किचन से चली जाती है, जिसके बाद चांदनी खुद से बोलती है, ये क्या माँ जी, जब देखो सस्ता नशा करती रहती है। ये तो बस मीठी सुपारी है जिसे खाने से ताजगी आती है, और क्या। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं खाती हूँ। पता नहीं इसमें माँ जी को क्या दिक्कत है। इतना बोलकर वो एक और चुटकी खा लेती है और उसकी ये आदत अब बढ़ती जा रही थी। सास को इस बारे में पता लगने के बाद वो और ज्यादा चुटकी सुपारी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गोमती की पड़ोसन ज्योति घर आती है और गोमती चांदनी को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी ले आ, बाहर मेहमान आए हैं। चांदनी किचन में आराम से अपनी चुटकी सुपारी का मजा ले रही होती है कि तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और वो पहले ही 2-3 चुटकी खा लेती है, जिसके कारण उसके गाल फूल जाते हैं और वो जल्दी से चाय बनाकर फूले हुए मुंह से बाहर चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। जिसके बाद ज्योति बोलती है, गोमती, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहू ने चाय अच्छी बनाई है, क्यों बहू? हाँ, चूल्हा चौका तो अच्छे से आता है इसे, यही एक अच्छी बात है इसकी। अच्छा बहू, अपना नाम तो बता दे।
हम क्या कर रही है? नाम पूछ रही है, बताती क्यों नहीं? चांदनी। क्या सांडनी? ये कैसा नाम है गोमती? उसके इतना कहते ही गोमती चांदनी की तरफ देखती है तो उसके दोनों गाल फूले हुए देखकर समझ जाती है कि उसके ना बोलने का क्या कारण है और वो धीरे से चांदनी के पास जाकर बोलती है, अरे यो नासपिटी, ये गुटका थूक कर आ और फिर बात कर। उसकी बात सुनकर चांदनी फौरन अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि पड़ोसन ज्योति जा चुकी है और अर्जुन भी अब तक घर आ चुका है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगती है और तभी गोमती बोलती है, अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? जब देखो तब ये वो चटकी खाती रहती है। माँ जी, वो चटकी नहीं चुटकी है। अरे हाँ मुई, वही। आज पड़ोसन के सामने पूरा मुंह उसी से भरकर खड़ी थी। वो भी सोच रही होगी कैसी पान मसाला खाने वाली बहू ले आई। माँ, वो पान मसाला नहीं है। और चांदनी, तुम एक माउथ फ्रेशनर को इतना क्यों खाने लगी हो यार? बाकी की खाने की चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? इतनी मात्रा में कोई भी चीज खाना तुम्हारे लिए नुकसान ही कर सकता है, समझी? अनुज जी, अब मुझे ये खाना पसंद है तो मैं क्या करूँ? और 1 रुपए की चुटकी से मेरा क्या ही नुकसान होगा? आप लोग भी ना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। हाँ नहीं तो। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है और अब भी चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती। उसका पति और सास भी उसकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सुबह उठकर वो ब्रश कर रही होती है तभी उसके दांत में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद जब वो खाना खाने बैठती है तो एक बाइट खाते ही मुंह पर हाथ रखकर जोर से बोलती है, मेरे दांत, अयो हाय। क्या हुआ चांदनी, दांतों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ अनुज जी, सुबह थोड़ा था पर अब ज्यादा हो रहा है। खाया भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे ऐसे अचानक से दर्द कैसे उठ गया? ला मुझे देखने दे। इतना कहकर गोमती उसके दांत देखती है तो चांदनी के कुछ दांत काले पड़ गए होते हैं। तभी गोमती बोलती है, अरे दर्द तो होगा ही ना, इसके दांतों में कीड़े जो लग गए हैं इसलिए कुछ दांत सड़ गए हैं इसके। मतलब इस उम्र में तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दांतों में कैविटी कैसे हो सकती है? और वो तो मीठा खाने से होती है ना। हाँ तो तू जो सारा दिन चुटकी सुपारी ठूसती रहती थी वो भी तो मीठी ही होती है। तूने खुद बताया था उस दिन। और खा मीठी सुपारी, सड़ा लिए ना अपने दांत। तो क्या मेरे दांत ठीक नहीं होंगे? अरे पागल, ऐसा नहीं है, तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर और दर्द नहीं सहे ना तो ये चुटकी सुपारी खाने की आदत छोड़नी होगी। हाँ बहू, देखा, इस चुटकी के सस्ते नशे ने तेरे दांत खराब कर दिए। ठीक है, अब से मैं कभी चुटकी नहीं खाऊंगी। अपने दांतों में कैविटी हो जाने के बाद चांदनी चुटकी सुपारी खाना छोड़ देती है और कुछ ही दिनों में उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सुबह का समय था। कनिका उठकर ब्रश कर रही होती है तभी उसकी माँ हेमा उसके कमरे में आकर बोलती है, ये देख, तू अभी तक मुंह ही धो रही है। अरे बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, और कितनी जल्दी करूँ? अभी तो उठी हूँ। आप कहो तो बिना नहाए तैयार हो जाती हूँ, चलेगा? फालतू मत बोल और जल्दी कर, तुझे अभी समोसे भी बनाने हैं। ये अलग ही बकैती है, मतलब खाना बनाने आता है ये कहना काफी नहीं है क्या? सामने नमूना भी पेश करो, हद है माँ। बेटा, लड़के वालों को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो वो लोग तुझे पसंद करेंगे ना। और हाँ सुन, वो माँ, तुम किचन में जाओ, मैं याद से सब कर लूंगी। खामखा मुझे और टेंशन दे रही हो, जाओ जाओ। कनिका के कहने पर हेमा वहाँ से चली जाती है और कनिका तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर में अनुज और उसके परिवार वाले उसके घर आते हैं और कनिका उन सब के लिए समोसे लेकर आती है। तभी अनुज की माँ अंजनी बोलती है, कनिका, ये समोसे तुमने अपने हाथों से बनाए हैं ना? तुम्हें पता है अनुज को समोसे बहुत पसंद है, लेकिन समोसे से ज्यादा तो देवर जी को कचौड़ियाँ पसंद है। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ भाभी, भला आप गलत कैसे हो सकती हो? ये सारिका है मेरी बड़ी बहू, बड़ी ही गुणों वाली है। जब से घर में आई है ना, पूरे घर को संभाल लिया है और अनुज का तो बहुत ख्याल रखती है। हाँ सही भी है, वैसे भी देवर भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं कह रही थी कि एक बार बच्चे अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद कनिका और अनुज दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी सारिका एकदम से बोलती है, मैं भी जाती हूँ इनके साथ। वो क्या है ना, देवर जी बहुत शर्मीले हैं
ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। अरे बेटा, तो उसकी जगह तुम क्या बोलोगी? और वैसे भी शर्मा ना जाए इसलिए तो अकेले में भेजा। तुम्हारा वहाँ क्या काम? बैठो यहाँ आराम से। हेमा की बात सुनकर सारिका मुंह बनाकर वहीं बैठ जाती है। कुछ ही देर में कनिका और अनुज भी वहाँ आ जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख अगले महीने की होने वाली होती है। इसी बीच कनिका और अनुज मिलने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कनिका बोलती है, अनुज, ये बताओ कि हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। आई थिंक इसमें हमारी भाभी हेल्प कर सकती हैं। उन्हें अच्छी जगहों के बारे में बहुत नॉलेज है। हाँ, उनसे पूछना सही रहेगा। क्या कहती हो, कॉल करूं क्या अभी? इतनी भी कोई जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें कॉल ही कर दो। रखो फोन। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद तुम मुझे प्यार से क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो। प्यार से? हाँ बेबी, मैं तुम्हें बेबी कहकर बुलाऊंगा। पता है, भैया भी भाभी को ऐसे ही बुलाते हैं और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही ना उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और भाभी की स्माइल ना सबसे अमेजिंग है, सच में। अच्छा, और मेरी स्माइल कैसी लगती है तुम्हें? तुम्हारी स्माइल तो नॉर्मल है, हाँ थोड़ी क्यूट सी है। ओ, लगता है तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। देखो ना, मेरे साथ होकर भी तुम उन्हीं की बातें किए जा रहे हो। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। पी रही हूँ। कॉफी पीने के बाद अनुज उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन करीब आने लगता है। कनिका कपड़ों के शॉप के बाहर खड़े होकर अनुज को कॉल करके बोलती है, अनुज, कहाँ रह गए तुम? आज की डेट में आओगे या नहीं? ऐसे तो हम शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे। बस 10 मिनट और कनिका। कुछ देर बाद कनिका को दूर से अनुज की बाइक आती दिखाई देती है। जैसे ही वो बाइक उसके पास आती है तो वो देखती है कि अनुज के पीछे की सीट पर सारिका बैठी है। तभी कनिका बोलती है, भाभी आप? हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों अकेले शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ माजी के चलते आना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आपके आने से तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद तीनों शॉप के अंदर जाते हैं और कपड़े देखने लगते हैं। तभी कनिका को एक शर्ट पसंद आती है और वो बोलती है, अनुज, ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है, मैं ये तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। कनिका, अर्जुन ऐसे टिपिकल से कलर के टी शर्ट नहीं पहनता। कोई बात नहीं भाभी, नहीं पहनता तो अब पहन लेगा। वैसे भी ये शर्ट मैंने पसंद की है और मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी है। उसकी ये बात सुनकर सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुज की तरफ देखने लगती है, पर अनुज कुछ नहीं कहता। शॉपिंग करने के बाद कनिका घर आ जाती है और उसकी माँ हेमा उसे परेशान देखकर बोलती है, कराई शॉपिंग? क्या हुआ, मनपसंद लहंगा नहीं मिला क्या, जो तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी दिख रही है? माँ, आपको नहीं लगता कि अनुज की भाभी कुछ अजीब ही हैं? आपको पता है, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी की शॉपिंग हम अकेले ही करेंगे, पर उसकी भाभी भी साथ आ गई थी। तो क्या हुआ? माँ, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उनका आना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। छोड़ ना, तुझे अनुज से शादी करनी है, उसकी भाभी से नहीं। और शादी से पहले इतना सोचेगी तो तेरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे, समझी? अपने ऊपर ध्यान दे बस। अपनी माँ के कहने पर कनिका उस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही समय बीतता है। अनुज और कनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने ससुराल में छोटी बहू के रूप में प्रवेश करती है और साथ ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी सारिका किचन में आकर बोलती है, तो देवरानी जी, क्या बना रही हैं आप? आज मैंने सोचा नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ, ठीक रहेगा ना भाभी? बनाओ बनाओ, क्योंकि अर्जुन को तो पोहे के नाम से ही नफरत है। पोहा? वाह, बहुत अच्छा सोचा, माँ जी को बहुत पसंद है। बनाओ बनाओ। भाभी, आप क्या कर रही हैं? वो क्या है ना कि पोहे से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए पराठे बना रही हूँ साथ में। कोई नहीं, तुम अपना काम करो ना। जिसके बाद कनिका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है। सब बैठकर खाने लगते हैं। तभी करण बोलता है, कनिका, तुमने पोहा बनाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ भैया, खाकर बताइए ना कैसा बना है। अनुज, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मन नहीं है। अरे छोटे, खा कर देख, तुझे अच्छा लगेगा।
टेस्टी भी है। तभी एक प्लेट में पराठे लेकर सारिका आती है और अनुज को देते हुए बोलती है, आपको टेस्टी लग रहे हैं तो आप खाइए ना, देवर जी को क्यों फोर्स कर रहे हैं? अरे उन्हें तो पोहे के नाम से भी नफरत है। अनुज तुम पराठे खा लो। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी आप ही मुझे समझती हो। ये सब देखकर कनिका को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में खुद से बोलती है, अगर ऐसा था तो भाभी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन्होंने आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों? इस दिन के बाद से कनिका सारिका से बहुत कम ही बात करने लगती है, लेकिन अनुज से जुड़े हर काम में कनिका को सारिका का यूं दखल देना बिल्कुल खटकने लगता है, क्योंकि अनुज या घर का कोई भी सदस्य इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन सारिका कनिका से बोलती है, कनिका वो बाजार से कुछ सामान लाना था, माँ जी होती तो वो चली जाती या फिर मैं खुद ही चली जाती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुम बाजार चली जाओ प्लीज। हाँ भाभी मैं चली जाती हूँ, बस पहले अनुज के लिए कॉफी बना दो। कॉफी की चिंता तुम मत करो, वो मैं बना दूंगी, तुम बस बाजार चली जाओ क्योंकि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। उसकी बात मानकर कनिका बाजार चली जाती है और कुछ दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर ही भूल आई है, जिसे लेने वो वापस घर जाती है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ अनुज और सारिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करता देखती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। तभी सारिका बोलती है, कितने मुश्किल से तो हम दोनों करीब आ पाते हैं, और तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हें कनिका के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ तो मुझे भी तुमसे दूर रहना कहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे करीब आने के लिए तो मैं तड़पता रहता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दरवाजे पर खड़ी कनिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने फोन में उनकी तस्वीरें खींच लेती है। और कुछ ही देर में जब अंजनी और करण घर आते हैं तो कनिका उन्हें वो तस्वीर दिखाकर सब कुछ सच बता देती है। सच जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सारिका अनुज पसीने में तरबतर हो जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, इन दोनों पर शक तो मुझे शादी से पहले ही था, पर मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, पर नहीं, मेरी जेठानी सच में मेरी सौतन है। तुम दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, दफा हो जाओ मेरे घर से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ। इतना कहकर वो दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद कनिका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।